क्लोनिंग वेक्टर्स या वाहक के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था वेक्टर्स क्या हैं और वेक्टर्स किस प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से एक वेक्टर होता है प्लाज्मिड, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपको पिछले लेक्चर में समझाया था और साथ में आपको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एक प्लाज्मिड जिसको PBr 322 कहते हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया था। आज हम लोग कुछ अन्य प्रकार के वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे ब्रीफली। जैसे जब हम लोग बैक्टीरियोफेजेस या जीवाणुभोजी को हम लोग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ कॉस्मिड्स होते हैं, शटल वेक्टर्स होते हैं, BAC और मतलब बैक या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये कुछ वेक्टर्स हैं जिनके बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीवाणु को संक्रमित करके जो उनको नष्ट करने वाली वायरसेस होती हैं उनको हम लोग बैक्टीरियोफेजेस या जीवाणुभोजी कहते हैं। क्लोनिंग के लिए सबसे अधिक जो बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जाता है वो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है। इस वायरस के अगर हम लोग वाइल्ड टाइप के बारे में बात करें तो उसकी लंबाई करीब 50 किलो बेस की होती है। किलो बेस का मतलब होता है BP का मतलब होता है बेस पेयर और किलो बेस का मतलब होता है कितने 1000 बेस पेयर उसमें पाए जा रहे हैं। तो अगर 50 KB की बात करें तो हम लोग 50 KB का मतलब होता है 50,000 बेस पेयर्स। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है कि इस वायरस के जो बीज का भाग होता है वो लाइटिक या लयन वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं या इस भाग को रिमूव कर देते हैं और उसके साथ अगर हम लोग फॉरेन DNA को वहाँ पर लाइगेज के द्वारा जोड़ देते हैं या उसको उस DNA में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वायरस का DNA प्राप्त होगा उससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट या संक्रमित कर दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया के भीतर जो वायरस है, जो बैक्टीरिया के भीतर जो वायरस के साथ साथ जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है जो उसके अंदर हमने लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर दिया था उसका भी बहुगुणन या मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से होस्ट के अंदर इन्फेक्ट करके हम लोग जो डिज़ायर्ड जीन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से जब क्लोनिंग करते हैं इसमें जिस वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि इस लैम्डा जीनोम का जो भाग हम लोग हटा सकते हैं वो करीब 15 से 20 किलो बेस का होता है। जैसे मैंने आपको बताया टोटल इसका जीनोम 50 किलो बेस का है, इसके बीच का जो भाग हम लोग हटा सकते हैं वो करीब 15 से 20 किलो बेस का होता है। तो इसलिए जो खंड हमको वहाँ पर जोड़ना है उसकी जो लंबाई है वो भी 15 या 20 किलो बेस के बराबर ही होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में। तो इसलिए इसमें बहुत लंबा पीस DNA का हम लोग नहीं डाल सकते, जितना भाग हम लोग रिमूव कर सकते हैं उतना ही भाग इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। अब ये चित्र आप देखिए, इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज को किस प्रकार से वाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डायग्राम में आपका फेज DNA लिखा हुआ है इसका जैसे आप देखिए टोटल इसका जो जीनोम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 45 किलो बेस पेयर, मतलब कि 45,000 बेस पेयर्स इसमें पाए जाते हैं। और साथ में आपको यूकैरियोटिक DNA जो कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके इन दोनों के ऊपर एस्ट्रेशिया कोलाई से इनको कट किया जाएगा। अब आप देखिए कि इसके अंदर से जो वायरस का DNA है इसके बीच में जो डार्क कलर का पोर्शन है उसको वो इसके रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए उस पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उतने ही साइज़ का जो यूकैरियोटिक DNA है उसको लाइगेज की मदद से जो है जोड़ा जा सकता है, ताकि जो नया हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA बन के तैयार हो जाएगा। इसमें अब आप देखिए साइड्स में जो लाइट कलर का भाग है वो फेज का DNA है और बीच में जो डार्क कलर का ब्लैक पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये यूकैरियोटिक DNA है जो कि इसके बीच में लगा दिया गया है। और इस प्रकार से ये जो फेज है वो यूकैरियोटिक DNA को कैरी कर सकती है। तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो हमारे पास ये प्राप्त होता है ये
एक हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फेज पार्टिकल जो है वो इसमें तैयार हो गया है। तो इसमें अब आप देख लीजिए कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और अधिकांश जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये जब डीएनए जब ये बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं या उसको लाइसिस कर देते हैं। इस करके इनको लाइटिक या लेयन विभोजी भी कहते हैं। पर कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो अपने डीएनए को जीवाणु डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं या समाकलित कर लेते हैं तथा उसी के साथ इनका रेप्लिकेशन होते हैं। ऐसे वायरसेस को हम लोग लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। और इस तरह से जो इनकी एक कंबाइंड स्टेज होती है जिसमें वायरस और जीवाणु के डीएनए एक साथ पाए जाते हैं, मतलब वो सम्मिश्रित होते हैं, उनको प्रोफेज कहा जाता है। तो जो लाइसोजेनिक फेजेस होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये अपने जो बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि वो उनके डीएनए के साथ साथ अपने डीएनए को भी रेप्लिकेट करते हैं। और इसी जो कंसेप्ट है या इसी प्रोसेस में जो हमारा फॉरेन का डीएनए है वो भी इसमें रेप्लिकेट हो जाता है। तो ये तो बात होगी हमारे बैक्टीरियोफेज को हम किस प्रकार से एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो मैंने आपको बताया मुख्य जो है वो लैम्डा फेज है, एक और होता है जिसको M13 फेज कहते हैं। इसी प्रकार से एक EMBL तथा कैरॉन फेज भी है, और इनको कई बार रूपांतरित करके इनसे इच्छा अनुसार इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करके वेक्टर्स जो हैं वो तैयार भी किए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और प्रकार के वेक्टर्स की जिसको हम लोग कॉस्मिड्स कहते हैं। अब ये कॉस्मिड्स क्या होते हैं? ये एक तरह से प्लाज्मिड्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया का भाग होता है, और इसके अंदर एक भाग वायरस का भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। जो वायरस का उपयोगी भाग होता है उसको प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो रिकॉम्बिनेंट हमको प्लाज्मिड तैयार होता है इसको हम लोग कॉस्मिड्स कहते हैं। और ये जो होते हैं ये करीब 5000 से 7000 बेस पेयर लंबे होते हैं और गोलाकार डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये प्लाज्मिड के प्रकार ही रेप्लिकेशन करते हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है कि इनके अंदर एक कॉज साइट होती है, और ये जो कॉज साइट होती है ये डीएनए का वह अनुक्रमण होता है या वह सीक्वेंस होती है जहाँ पर डीएनए जो फॉरेन का डीएनए जो है वो आकर जुड़ सकता है। और ये वाला जो कॉज साइट होती है ये लैम्डा डीएनए का एक खंड होता है जिसके पास कॉज स्थल होता है, और ये पोर्शन जो है वो प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्लाज्मिड और जो फेज का डीएनए है जिसके अंदर कॉज साइट है, इसको मिलाकर जो हमारे पास एक वेक्टर तैयार होता है इसको कॉस्मिड कहा जाता है। कॉस्मिड जो है वो एक प्रभावी वेक्टर होता है, और इसमें क्या इसकी विशेष बात होती है कि ये अपेक्षाकृत थोड़े से लंबे जो फॉरेन डीएनए है, करीब 30 से 40 किलो बेस का जो फॉरेन डीएनए है उसको भी अपने अंदर निवेशन कर सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो फेज होता है ये करीब इसके अंदर हम लोग सिर्फ 15 किलो बेस का ही पोर्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं, पर इसमें करीब 30 से 40 किलो बेस का जो फॉरेन डीएनए है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है शटल वेक्टर। अब ये शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे वाहक होते हैं जिन्हें एक जो होस्ट है, एक होस्ट में ये इन्फेक्ट करने के बाद बिना किसी मैनिपुलेशन या बिना किसी हेरफेर के ये किसी दूसरे होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका रेप्लिकेशन जो है वो अलग अलग होस्ट में कर सकते हैं बिना किसी हेरफेर के। इनको शटल वेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य बात होता है कि इसके अंदर इनमें अलग अलग होस्ट के लिए इनके अंदर रेप्लिकेशन या प्रकृति के जो उद्गम स्थल होते हैं या इनके अंदर
डिफरेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं जो अलग अलग होस्ट में रेप्लिकेशन करने में सहायक होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल जो ईस्ट का एपिसोमल प्लाज्मिड है वो एक शटल प्लाज्मिड है। इसी प्रकार से एस्ट्रीशिया कुछ जो होते हैं ये ईस्ट और बैक्टीरिया को दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं जो एक से अधिक होस्ट को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, इनको हम लोग शटल वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इनको हम लोग, इसमें जो है लार्ज फ्रैगमेंट्स जो होते हैं या बड़े साइज़ के यूकैरियोटिक या ह्यूमन के जो जीनोम हैं इनको क्लोन किया जा सकता है। इनको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनको कई बार मिनी क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। जैसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसमें हम लोग एक बड़ा खंड जो डीएनए का है वो क्लोन करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से जो बीएसी या इसको बैक वेक्टर कहते हैं, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। इसमें ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से भी बेहतर होता है क्योंकि उससे भी अधिक बड़ा फ्रैगमेंट इसमें क्लोन किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि ये थोड़े जो स्टेबल जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसके कंपेरेटिवली वो ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं और उससे बड़े साइज़ का डीएनए इंसर्ट इसके अंदर डाला जा सकता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही है। आशा है आपको वेक्टर्स के बारे में समझ आ गया होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके प्रकार कैसे हैं, जैसे प्लाज्मिड्स हैं, फिर बैक्टीरियोफेज को किस प्रकार से वेक्टर के प्रकार से यूज़ करते हैं, कॉस्मेट्स क्या हैं, शटल वेक्टर्स और कुछ और वेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर आर्टिफिशियल जीन डाल के और इनसे क्लोनिंग की जा सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।